नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। आज दिन है सोमवार 17 जून, हिंदी तिथि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी। चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले अमित शाह की मीटिंग, एनएसए डोभाल समेत सभी सुरक्षा एजेंसियों के अफसर मौजूद। अमरनाथ यात्रा की भी समीक्षा होगी। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में रविवार को जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। इसमें गृह सचिव जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोभाल, सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल, रो आईबी सेना और पुलिस के आला अफसर मौजूद हैं। दरअसल दोस्तों, 21 जून को योग दिवस के कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री मोदी 20 जून को ही श्रीनगर जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जापान में फैला मांस खाने वाला बैक्टीरिया, इससे 48 घंटे में मौत। 977 केस मिले। बीमारी की शुरुआत खराश और सूजन से होती है। जी हां दोस्तों, जापान में कोरोना के बाद एक नई खतरनाक और जानलेवा बीमारी सामने आई है। दोस्तों, इसमें बैक्टीरिया मरीज के शरीर का मांस खाने लगता है। बीमारी का नाम स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक इस बीमारी से 48 घंटे के अंदर ही मरीज की मौत हो जाती है। जापान में अब तक इसके 977 केस सामने आ चुके हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस पर पथराव, मटके फेंके, आतिशी बोली। भाजपा नेता दफ्तरों पर हमले करवा रहे, पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा रहे। जी हां दोस्तों, दिल्ली में जल संकट विवाद रविवार को हिंसक हो गया। सैकड़ों की संख्या में आए लोगों ने छतरपुर जल बोर्ड ऑफिस पर पथराव और तोड़फोड़ की। ऑफिस पर मटके फेंके, जिसकी वजह से शीशे टूट गए। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। वहीं दोस्तों, इस घटना पर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि दक्षिण दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी भाजपा के गुंडों को लेकर आए और जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ करवाई। हमने इसका वीडियो दिल्ली पुलिस को भेज दिया है। क्या दिल्ली पुलिस एफआईआर करेगी? चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कुवैत में सड़कों पर रात बिता रहे राजस्थान के मजदूर, बोले जर्जर इमारतें खाली कराई, बिजली कनेक्शन काटे, वीडियो बनाया तो गिरफ्तारी का डर। जी हां दोस्तों, कुवैत के बैनत अल गर शहर में बड़ी संख्या में राजस्थान के मजदूर सड़कों पर रात बिताने को मजबूर हैं। शहर के इत्तकलाल इलाके में रहने वाले बांसवाड़ा के लोगों ने बताया कि अग्निकांड के बाद सरकार सख्त है। पुरानी और असुरक्षित इमारतें खाली कराई जा रही है। मजदूरों ने बताया कि जिन इमारतों में हम रह रहे थे वहां के बिजली कनेक्शन बिना कोई सूचना के काट दिए गए। इसके बाद इमारतों को खाली करने को कहा गया। इलाके में किराए पर नए कमरे भी नहीं मिल रहे हैं। सामान सड़क पर पड़ा है, काम पर भी नहीं जा पा रहा है। आप बीती का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला या परिवार वालों से शेयर किया तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आम आदमी पार्टी के पूर्व एमएलए नितिन त्यागी बीजेपी में शामिल, पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण हुए थे सस्पेंड। जी हां दोस्तों, लक्ष्मी नगर से आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नितिन त्यागी ने भाजपा का दामन थाम लिया है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में नितिन त्यागी ने बीजेपी ज्वाइन की। पिछले दिनों लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के खिलाफ गतिविधियां करने को लेकर आम आदमी पार्टी ने नितिन त्यागी को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नितिन त्यागी को सस्पेंड करने के पीछे का कारण लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियां एक बड़ा कारण था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डिप्टी स्पीकर पद नहीं मिला तो इंडिया स्पीकर का चुनाव लड़ेगा। विपक्ष को यह पद देने की परंपरा, पिछली लोकसभा में डिप्टी स्पीकर नहीं था। जी हां दोस्तों, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र अगले हफ्ते यानी कि 24 जून से शुरू होने वाला है। यह सत्र 9 दिन यानी कि 3 जुलाई तक चलेगा। दोस्तों, 26 जून से लोकसभा स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसी खबरें हैं कि भाजपा ओम बिरला को दूसरी बार स्पीकर बना सकती है। वहीं चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू स्पीकर पद पर मांग कर रही है। इधर विपक्षी खेमा इंडिया गुट भी लोकसभा में मजबूत स्थिति में है। ऐसे में उसे उम्मीद है कि डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष के किसी सांसद को मिलेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी 22 जून तक टली। नासा ने दूसरी बार टाली स्टार लाइनर की लैंडिंग, 5 जून को लॉन्च हुआ था। जी हां दोस्तों, भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर वापसी 22 जून तक टाल दी गई है। यह दूसरा मौका है जब इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स की वापसी को टाला गया। पहली घोषणा 9 जून को की गई थी, जिसमें पाया गया था कि विल्मोर और विलियम्स की वापसी को 18 जून तक आगे बढ़ाया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अगले कुछ घंटों में इन राज्यों में हो सकती है तूफान के साथ तेज बारिश। आईएमडी ने जारी कर दिया अलर्ट। जी हां दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ घंटों में भारी बारिश को लेकर देश के कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इतना ही नहीं, मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि इन इलाकों में तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना है। आईएमडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर
कर पोस्ट में लिखा कि अगले 3 घंटे में उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम असम, मेघालय, पश्चिम अरुणाचल प्रदेश में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ कभी कभी तेज बारिश के साथ अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स, किसी को भी इसकी जांच की इजाजत नहीं, राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का मुद्दा जमकर उठाया, लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे घोषित हुए तो यह मुद्दा गायब सा हो गया। हालांकि बीच बीच में नेताओं ने इस पर सवाल जरूर उठाए। जो मुद्दा अचानक गायब सा हो गया था वो फिर से सुर्खियों में आता दिख रहा है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क की एक्स पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए एक अखबार का हवाला देकर कहा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही है। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावनाएं बढ़ जाती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गुजरात में मानसून रुका, एमपी में 3 दिन बाद पहुंचेगा, नॉर्थ ईस्ट में बारिश का रेड अलर्ट, वाराणसी में हीट वेव से विदेशी टूरिस्ट सहित 3 की मौत। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान में प्री मानसून एक्टिविटीज जारी है। वहीं गुजरात में 4 दिन पहले एंट्री लेने के बाद मानसून रुक गया। बीते 2 दिनों में एमपी, राजस्थान के 10 जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक 10 से 14 जून के बाद से मानसून कमजोर हुआ है, जिसके चलते मध्य प्रदेश में मानसून में देरी हो रही है। एमपी और अन्य राज्यों में इसकी 18 से 19 जून तक एंट्री होने की संभावना है। वहीं दोस्तों, पश्चिम बंगाल समेत नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 16 जून से 19 जून तक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एनसीईआरटी ने 12वीं की बुक से हटाया बाबरी मस्जिद का जिक्र, कार सेवा और विध्वंस की डिटेल्स भी गायब। जी हां दोस्तों, भगवान राम से लेकर श्री राम तक बाबरी मस्जिद, रथ यात्रा, कार सेवा और विध्वंस के बाद की हिंसा की जानकारी को एनसीईआरटी की नई किताब से हटा दिया गया है। 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में कई बड़े बदलाव करते हुए बाबरी मस्जिद की जानकारी हटाने और अयोध्या विवाद को अयोध्या मुद्दा लिखने की बात सामने आई है। बाबरी मस्जिद नाम के बजाय किताब से इसे केवल 3 गुंबद संरचना के रूप में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अयोध्या पर अध्याय को 4 पेजों से घटाकर 2 पेज का कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूक्रेन पीस समिट में जुटे 90 देशों के प्रतिनिधि, मेलोनी ने कहा यूक्रेन को उसकी जमीन से बेदखल करना चाहता है रूस। जेलेंस्की बोले यहां इतिहास लिखेंगे। जी हां दोस्तों, स्विट्जरलैंड में चल रहे 2 दिन के यूक्रेन पीस समिट में यूरोपीय देशों के लीडर्स ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सीज फायर प्रस्ताव को खारिज कर दिया। जहां जर्मनी के चांसलर ओलफ सोल्ज ने इसे तानाशाही वाला शांति प्रस्ताव बताया, तो वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पुतिन के प्रस्ताव को प्रोपोगेंडा करार दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। धर्मेंद्र प्रधान ने माना एनटीए में सुधार की जरूरत, बोले गुनाहगार को नहीं छोड़ेंगे, देंगे कठोर दंड। जी हां दोस्तों, नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का यू टर्न नजर आ रहा है। देश भर में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के खिलाफ बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच उन्होंने माना है कि नीट परीक्षा परिणाम में कुछ गड़बड़ियां हुई है। जो भी बड़े अधिकारी इसमें शामिल पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी माना कि एनटीए में सुधार की जरूरत है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गौतम गंभीर ही लेंगे राहुल द्रविड़ का स्थान, टीम इंडिया का नया हेड कोच बनना तय, इस दिन होगा ऐलान। जी हां दोस्तों, जैसे जैसे T20 वर्ल्ड कप 2024 का अंत करीब आ रहा है, भारत के नए कोच को लेकर चर्चाएं भी तेज होने लगी है। मौजूदा कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल इस वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो रहा है। ऐसे में बीसीसीआई जोर शोर से नए कोच की तलाश में जुटी हुई है। दैनिक जागरण की खबर के मुताबिक भारत के नए कोच के रूप में बाएं हाथ के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर के नाम पर मोहर लगना लगभग तय है। जून के अंत तक इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। त्रिपुरा पुलिस बोली बांग्लादेश से हर महीने 200 रोहिंग्या आ रहे, 10 लाख में बॉर्डर पार कराने का इंतजाम, इन्हें 14 राज्यों में बसाया जा रहा। जी हां दोस्तों, भारत सरकार एक और जहां देश में अवैध रूप से बसे 40,000 से अधिक रोहिंग्या घुसपैठिए मुसलमानों को वापस उनके देश में भेजने के प्रस्ताव पर काम कर रही है, वहीं बांग्लादेश की सीमा में घुसपैठ कर हर महीने 200 से अधिक रोहिंग्या भारत लाए जा रहे हैं। इसके बाद इन रोहिंग्या मुसलमानों को फर्जी पहचान पत्र देकर देश के 14 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल में बसाया भी जा रहा है। यह सब कार्य एक अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी गिरोह के द्वारा किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एलन मस्क ने ईवीएम पर दिया ज्ञान तो बिफरी बीजेपी, दे दी भारत से सीखने की नसीहत। जी हां दोस्तों, दुनिया के सबसे रईसों में शुमार और टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की विश्वसनीयता पर उंगली उठाकर उल्टा खुद ही फंस गए हैं। उनके इस बयान की चारों तरफ कटु आलोचना हो रही है। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ईवीएम को चुनाव से हटाने के बारे में एलन मस्क के विचारों पर कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को भारत आकर कुछ सीख लेनी चाहिए
है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या आप ईवीएम को 100% सही करार देते हैं या फिर इसमें कुछ गड़बड़ियां करना संभव है? चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चोरों की आएगी शामत, गूगल लाया नया फीचर, चोरी किए गए मोबाइल हो जाएंगे कबाड़। जी हां दोस्तों, गूगल I/O 2024 में टेक जगत की दिग्गज कंपनियों ने नया थेफ्ट डिटेक्शन फीचर लॉक की जानकारी दी है। यह फीचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है और पता लगाता है कि फोन चोरी हुआ है या नहीं। गूगल ने इस फीचर की टेस्टिंग शुरू कर दी है और इसकी शुरुआत ब्राजील से हुई है। गूगल का यह फीचर काफी यूजफुल साबित हो सकता है। स्मार्टफोन के चोरी होने के बाद यह टेक्निक मोबाइल को लॉक कर देगी, जिसके बाद उसमें से कोई भी डेटा, फोटो या यूपीआई ऐप की मदद से पेमेंट नहीं कर पाएगा। नए एंटी थेफ्ट फीचर का मकसद यूजर्स के डेटा को प्रोटेक्ट करना है जो स्मार्टफोन में मौजूद होता है। गूगल के मुताबिक यह नया फीचर यूजर्स के डेटा को चोरी होने के बाद या चोरी होने के दौरान हमेशा प्रोटेक्ट रखेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अब थप्पड़ कांड पर स्वरा भास्कर का रिएक्शन, बोली जो हुआ वो गलत, लेकिन कंगना ने भी हिंसा को बढ़ावा दिया है। जी हां दोस्तों, कंगना राणावत थप्पड़ कांड पर स्वरा भास्कर का भी रिएक्शन आया है। स्वरा ने इस घटना की निंदा की, हालांकि वो इसे दूसरे नजरिए से भी देख रही है। स्वरा ने कहा है कि कंगना को सिर्फ एक थप्पड़ पड़ा है, कम से कम उनके जान को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। उनके बारे में सोचना चाहिए जिनकी लिंचिंग हो जाती है, सिक्योरिटी वाले लोगों को मारते दिखते हैं। स्वरा ने कहा कि कंगना सोशल मीडिया के जरिए खुद ही वायलेंस को जस्टिफाई कर चुकी है। दोस्तों आपको बता दें, कंगना राणावत को हाल ही में चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक महिला कांस्टेबल ने थप्पड़ मार दिया था। पता चला कि वो आरोपी महिला कांस्टेबल कंगना के किसान आंदोलन में दिए गए स्टेटमेंट से नाराज थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। क्या राहुल गांधी बनने वाले हैं लीडर ऑफ अपोजिशन? दिग्विजय सिंह ने रखा प्रस्ताव तो 2 सीएम ने भी मनाया, लेकिन राहुल की हाँ है बाकी। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी इस बार लीडर ऑफ अपोजिशन का पद स्वीकार करेंगे। वे हम सभी को निराश नहीं करेंगे। अधीर रंजन चौधरी की तरह कांग्रेस के सभी नेताओं को उम्मीद है कि राहुल गांधी इस बार लोकसभा में विपक्ष के नेता बनेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में इस पर प्रस्ताव भी पास हो चुका है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बने तो कांग्रेस को नई दिशा और ऊर्जा मिल सकती है। हालांकि राहुल के मन में क्या है यह भी साफ नहीं है। सभी की मांग और सहमति के बावजूद वे 2022 में कांग्रेस अध्यक्ष का पद ठुकरा चुके हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नसीरुद्दीन शाह बोले राजेश खन्ना खराब एक्टर थे, 70 के दशक में एंट्री ली, उनके आने के बाद हिंदी फिल्मों का स्तर गिर गया। जी हां दोस्तों, अपने दमदार अभिनय के लिए पहचाने जाने वाले वेटरन एक्टर नसीरुद्दीन शाह इन दिनों अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में नसीर ने हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना को खराब एक्टर बताया है। दरअसल दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में नसीर ने कहा कि 70 के दशक में हिंदी फिल्मों का स्तर गिर गया था। ऐसा तब हुआ जब राजेश खन्ना ने इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। उन्होंने इतनी सफलता हासिल की, पर मुझे लगता है कि खन्ना बहुत ही बंधे हुए एक्टर थे। वास्तव में वह एक खराब अभिनेता थे। इंटेलेक्चुअली वो बहुत कम अलर्ट रहते थे। उनका अंदाज इंडस्ट्री पर राज करता था। दोस्तों इससे पहले साल 2010 में दिए एक इंटरव्यू में नसीर ने अमिताभ बच्चन के बारे में भी विवादित बयान दिया था। न्यूज़ एक्स को दिए एक इंटरव्यू में वो महान एक्टर और उनकी महान फिल्मों पर चर्चा कर रहे थे। जब उनसे अमिताभ बच्चन और शोले के बारे में पूछा गया तो नसीर ने कहा कि अमिताभ बच्चन उन्होंने कोई महान फिल्म नहीं की, शोले भी कोई महान फिल्म नहीं है, हाँ वह एंटरटेनिंग जरूर है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। डीप फेक रोकने के लिए डिजिटल इंडिया बिल लाएगी मोदी सरकार। एआई के बेहतर इस्तेमाल पर फोकस रहेगा, विपक्ष का समर्थन लेने की भी कोशिश होगी। जी हां दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट किए गए डीप फेक वीडियो और कंटेंट पर रोक लगाने के लिए मोदी सरकार डिजिटल इंडिया बिल लाने वाली है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस विधेयक में एआई टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग और तरीकों पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस बिल के लिए विपक्षी दलों के समर्थन की भी कोशिश करेगी। 26 जून से शुरू हो रहे 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में सबसे पहले नए सांसदों का शपथ ग्रहण और राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। इसी सत्र में सरकार पूर्ण बजट भी पेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक बजट के अलावा सत्र में डिजिटल इंडिया बिल पर भी लंबी बहस हो सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मक्का मदीना में गर्मी से थमी कईयों की सांसें, जॉर्डन के 14 और ईरान के 5 हाजियों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, जॉर्डन ने रविवार को कहा कि सऊदी अरब में हज की रस्में अदा करने के दौरान 14 नागरिकों की मौत हो गई और 17 अन्य लापता हो गए। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक जॉर्डन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सुफियान कुदा ने एक बयान में कहा कि जॉर्डन मृतकों को दफनाने या उनके परिवारों के अनुरोध पर उनके घर वापसी के लिए सऊदी अधिकारियों के साथ संपर्क में है। बयान के अनुसार सऊदी अधिकारी 17 लापता तीर्थ यात्रियों की तलाश कर रहे हैं। बयान में न
तो घटना की विस्तृत जानकारी दी गई है और न ही इसके कारण का खुलासा किया गया है। लेकिन जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने एक दिन पहले बताया कि हज यात्रा के दौरान जॉर्डन के 6 नागरिकों की हीट स्ट्रोक से मौत हो गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अब बिटकॉइन ETF में कर सकेंगे निवेश, इस एक्सचेंज ने दे दी लिस्टिंग की अनुमति। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज ASX ने पहली बार एक ऐसे ETF को लिस्टिंग की अनुमति दी है जो सीधे बिटकॉइन में इन्वेस्ट करता है। ऑस्ट्रेलिया में भले ही ऐसा पहली बार हो रहा हो, लेकिन USA और हांगकांग में यह पहले हो चुका है। ASX ने WEN ECX का नाम के बिटकॉइन ETF को लिस्टिंग की अनुमति दे दी। यह ETF गुरुवार को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। आयुष्मान कार्ड पर अस्पताल फ्री इलाज करने में करे इनकार तो घुमाइए यह नंबर, समस्या का तुरंत होगा समाधान। जी हां दोस्तों, देश के गरीब तबके के लोगों को अच्छे अस्पतालों में फ्री इलाज की सुविधा मुहैया करवाने के लिए सरकार आयुष्मान भारत योजना चला रही है। इस योजना में शामिल लोगों का एक कार्ड बनता है जिसे आयुष्मान कार्ड कहते हैं। इस कार्ड की सहायता से सरकारी के साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज कराया जा सकता है। आयुष्मान योजना में देश भर में बड़ी संख्या में अस्पताल रजिस्टर्ड हैं। आयुष्मान योजना के पैनल में शामिल किसी भी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारक इलाज करा सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान कार्ड से कार्ड धारकों का इलाज नहीं करते हैं और करने से मना कर देते हैं। तो ऐसे में आयुष्मान कार्ड धारकों को कुछ टोल फ्री नंबर है, उन पर कॉल करना चाहिए। वैसे दोस्तों 14555 एक राष्ट्रीय स्तर का टोल फ्री नंबर है, इस पर कॉल करके आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक राज्य के लिए भी एक अलग से टोल फ्री नंबर दिया होता है, जिसको कि आप आपके राज्य की वेबसाइट पर या फिर गूगल पर सर्च करके जान सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। रूसी जेल में ISIS आतंकवादियों ने गार्ड्स को बंधक बनाया, बदले में बेशर्त रिहाई की मांग। जेल के आसपास की सड़कें बंद कर दी गई। जी हां दोस्तों, रूस के रोस्तोव शहर की जेल में बंद आतंकी संगठन ISI के 6 सदस्यों ने गार्ड्स को बंधक बना लिया है। उनको छोड़ने के बदले वे खुद को रिहा किए जाने की मांग कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आतंक फैलाने के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है। रूसी फेडरल पेनिटेंशियरी सर्विस ने बताया कि जेल में काम कर रहे उनके 2 कर्मचारियों को बंधक बनाया गया है। हालांकि हालात काबू में है और जेल आम दिनों की तरह ही ऑपरेट कर रहा है। पुलिसकर्मी घटनास्थल पर मौजूद हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन्स मैच, 99 रन 5 विकेट, फिर आया स्मृति मंधाना का तूफान, साउथ अफ्रीका को हराया। जी हां दोस्तों, भारतीय महिला क्रिकेट टीम इन दिनों अपने घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है। इसका पहला मुकाबला रविवार को बेंगलुरु में खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 143 रनों से रोक दिया। इस मैच में टॉस जीतकर भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो एक समय गलत साबित होता दिखा। भारतीय टीम ने 99 रनों पर 5 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद उप कप्तान स्मृति मंधाना ने कमान संभाली और तूफानी पारी खेलते हुए टीम को मुश्किल से निकाला। मंधाना ने 127 गेंदों पर 117 रनों की पारी खेली। इस दौरान 1 छक्का और 12 चौके जमाए। इसके दम पर भारतीय टीम ने 8 विकेट पर 265 रन का स्कोर बनाया। मंधाना ने वनडे करियर का 6ठा शतक लगाया और कई रिकॉर्ड्स भी बनाए। दोस्तों मंधाना के अलावा दीप्ति शर्मा ने 37 और पूजा वस्त्रकार ने 31 रन बनाए। वहीं दोस्तों बैटिंग के बाद भारतीय महिला टीम ने बॉलिंग में कमाल दिखाया। लेग स्पिनर आशा शोभना और ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा के सामने अफ्रीकी टीम बेबस नजर आई। आशा ने 21 रन देकर 4 विकेट, जबकि दीप्ति ने 10 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में कितने सालों तक मुख्यमंत्री के कार्यपद पर रहे थे? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने सालों तक मुख्यमंत्री रहे थे, तो जल्दी से संख्या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।